प्रिंसिपल से आगे की बात करते हैं कि एमिटर इक्विलिब्रियम में सेकंड अब वो क्या होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है चलिए जरा लेके बात करते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, ये बात याद रखिए बेटा, सॉल्ट्स होते हैं, एक तो सॉल्युबल सिंपल और एक है इनसॉल्युबल। और अल्कली और अल्कलाइन मेटल के जितने भी मोस्टली सॉल्ट्स होते हैं दे आर सॉल्युबल। लेकिन इनसॉल्युबल तो इस हमने डायरेक्टली कह दिया कि हमने जैसे उसे वाटर में डिसॉल्व किया तो फर्दर डिसॉल्व नहीं हुआ। लेकिन ये जो मैं अब आपसे बात करने वाली हूँ दैट इज नोन एज स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट्स। सही है, क्या है बेटा? स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ये जो स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट्स है ना, इसे हम जानते हैं पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट्स। और इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि आपके पास जितने भी हैवी मेटल सॉल्ट्स होते हैं वो डिसोसिएशन एबिलिटी इन द एक्वस मीडियम उनकी बहुत कम है, यानी वो बहुत कम क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। तो वो हैवी मेटल सॉल्ट्स में अगर मैं आपसे कहूँ लेड क्लोराइड है, कैडमियम ब्रोमाइड है, मर्क्यूरस सल्फेट है, सही है, तो आपके पास लेड सल्फेट है, इवन कैल्शियम सल्फेट है। हालांकि वो हैवी मेटल नहीं है लेकिन वो वाटर में डिसॉल्व नहीं है। तो जितने भी हैवी मेटल सॉल्ट्स होंगे जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है या फिर आपके पास लेड ब्रोमाइड है एक्सेट्रा, ऐसे सॉल्ट्स के लिए अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेना शुरू करूं, फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड, मैं इस सिल्वर क्लोराइड का एक्वस मीडियम बनाऊं तो इसकी आयोनाइजेशन बहुत कम है। बहुत कम का मतलब ऐसे नहीं है मैंने 100 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड लिया है और उसमें से सिर्फ 2 ग्राम्स डिसॉल्व हुआ है और बाकी रिमेन्स सेम। सही है, इसका मतलब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो अनडिसॉल्व पोर्शन ज्यादा है क्योंकि वो हमें उस कंटेनर के अंदर ज्यादातर कैसे नजर आएगा, नीचे सेटल डाउन। सही है, और आपके पास ये जो Ag प्लस और Cl माइनस है वो क्या है, डिसॉल्व, यानी डिसॉल्व पार्ट है कम और अनडिसॉल्व पार्ट क्या है, ज्यादा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि अनडिसॉल्व पार्ट और डिसॉल्व पार्ट, तो इसी से रिलेटेड हम फर्दर आगे बात कर सकते हैं। और क्या बात कर सकते हैं, मैं इसके लिए केसी फॉर्मूला लिखूंगी, तो आप कहेंगे दैट इज सिल्वर आयन और फिर कहेंगे क्लोराइड, और यहाँ क्या आएगा, सिल्वर क्लोराइड। सही है, अब आप जानते हैं केसी का तो फॉर्मूला यही होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट मैंने तो आपसे कहा कि हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, केएस। कैसे बात कर सकते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है सिल्वर क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू मींस कांस्टेंट। अभी आपको एग्जांपल दी ना 100 ग्राम और उसमें से 98 क्या रिमेन्स सेम। तो इस फॉर्मूला में आपके पास ये रह सकता है कि मैंने लिखा वो सिल्वर आयन और फिर मैंने लिखा क्लोराइड आयन और फिर मैंने लिखा यहाँ पर के। सही है, अब एक ही इक्वेशन में दो कांस्टेंट तो नहीं हो सकते, तो Kc और K का कॉम्बिनेशन हमने क्या निकाला, एक ही कांस्टेंट एंड दैट इज नोन एज Ks। इसका मतलब Ksp क्या होता है, Ksp आपके पास सिंपल है, क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन। यानी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि Ksp को डिफाइन कर दे तो आप लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, यानी आयंस की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, Ksp के बराबर है। सही है, अच्छा अब Ksp फॉर्मूला अगर बात की जाए तो Ksp का मैंने आपको डिफाइन करने का तरीका तो बताया, लेकिन Ksp का यूनिट भी इन टर्म्स ऑफ होता है कॉन्सेंट्रेशन व्हिच इज मोल पर क्यूबिक डेसिमीटर। सही है, क्या है, मोल्स पर क्यूबिक डेसिमीटर। सही है, अब मैं आपसे कहूँ बेटा मुझे कैल्शियम सल्फेट का Ksp फॉर्मूला बता दे, तो क्या बनेगा, Ca+2 और फिर क्या बनेगा, SO4-।
अच्छा ये हम तब बना सकते हैं जब वी हैव द आइडिया अबाउट द चार्जेस। अगर मुझे चार्जेस का आइडिया नहीं होगा तो हम यहाँ नहीं बना सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेड क्लोराइड, इस लेड क्लोराइड में ये 2 यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब है कि लेड पर कौन सा चार्ज है +2 और क्लोराइड पर कौन सा चार्ज है नेगेटिव। लेकिन अगर कोई फिर ये जानना चाहता है ना कि इसका फॉर्मूला बनेगा कैसे, तो इक्वेशन से देखते हैं हम Pb+2 NCl माइनस, सही है। लेकिन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे 2, इसका मतलब है यहाँ क्या आना चाहिए पावर। सही है, अगर हमें इक्वेशन का आइडिया नहीं होगा तो हम डायरेक्टली चार्जेस में गलती कर जाए। सही। नेक्स्ट वन, मैं आपसे कहूँ बेरियम सल्फेट। अब आप सल्फेट का चार्ज तो जानते हैं ना, दैट इज -2, तो आपको बेरियम के लिए भी पता चला दैट इज +2। और फिर आपके पास क्या बनेगा, आपसे कहा कि इसका केएसपी फॉर्मूला निकालना है, तो आपने कहा बेरियम आए +2 और फिर क्या आएगा सल्फेट। चलिए, तो इस तरह केएसपी फॉर्मूला हमें लिखना आना चाहिए, बेशक कैलकुलेशन हो ना हो, लेकिन कैलकुलेशन में भी बहुत आसान है। क्या आसानी है, मैं आपको अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बता दूं, मैं आपसे कहूँ कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 0.05 ग्राम पर डीएम क्यूब है, तो अब आप इसे यहाँ तो नहीं रख सकते क्योंकि ये ग्राम है। आपको कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए कैल्शियम सल्फेट का मोलर मास निकालना पड़ेगा, 40 + 32 + 64, जो भी आएगा वो उसका क्या है मोलर मास। आप यहाँ से क्या निकालेंगे, इस ग्राम्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे मोल्स, यानी 0.05 को डिवाइड कर देंगे किससे मोलर मास से, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ यहाँ प्लेस करेंगे और आपके पास क्या होगा आंसर। लेकिन अगर यही काम लेड क्लोराइड के लिए हो तो जब आप कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्लोराइड उसका ट्वाइस होता है। सही है, क्या होता है क्लोराइड उसका ट्वाइस, क्योंकि इक्वेशन बता रहा है कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी एनाइन के साथ 1:1 है, लेकिन सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी एनाइन के साथ क्या है 1:2। सही, तो यहाँ तक हमारे पास बात चल रही है कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत रेयर कंडीशन है कि इससे रिलेटेड बात है, लेकिन फिर भी हमें बताओ। अच्छा, अब इसकी यूनिट पे बात करते हैं। देखिए, एक कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या थी मोल पर डीएम क्यूब, तो सेकंड के लिए भी क्या होगी मोल पर डीएम क्यूब। इसका मतलब इस वक्त केएसपी की यूनिट क्या होगी मोल स्क्वायर पर डीएम 6। सिमिलरली अगर मैं लेड क्लोराइड के लिए बात करूं तो डायरेक्टली निकाल, यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब है मोल स्क्वायर पर डीएम 6, और आप इसको दोबारा से मोल के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा मोल क्यूब पर डीएम। सही है, इस तरह हमें केएसपी की बात कंप्लीट करनी पड़ती है। सही, यहाँ तक नोट डाउन करें जल्दी से। हो गया।
सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा जी, अब केस भी हम इसलिए पढ़ते हैं कि इफ वी आर मिक्सिंग द टू सॉल्यूशंस, यानी आप दो सॉल्यूशन ए और बी को मिक्स करते हैं और आप ये पूछना चाहते हैं या एज अ केमिस्ट आप ये पहले से कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि whether it would form the precipitate or not, तो आप क्या करते हैं, उससे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। वो कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ केएसपी की जाती है। लेकिन केएसपी को पढ़ाने से पहले मैंने एक और टर्म लिखी है, यहाँ देखेंगे और मुझे बताएंगे क्या लिखा है मैंने, क्यूएसपी। क्यूएसपी किसी कहते हैं, प्रोडक्ट है किसका, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, जिसको आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस कह रहे थे, उसे मैंने अब क्या कह दिया, क्यूएसपी। सही है, देखो ये बात हमेशा याद रखना, अगर मैं आपसे कहूँ केएसपी और क्यूएसपी इक्वल है, तो मैं आपसे कोई केमिकल इक्विलिब्रियम की बात तो कर नहीं रही। इसका मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन जो है वो अपनी मेंटेन हालत के अंदर मौजूद है, फर्दर सॉल्यूट कैन बी एडेड। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपसे कहा जाए कि बताओ क्यूएसपी हमारे लिए क्या काम कर सकता है, तो ये बात याद रखिए। अगर आपके पास केएसपी कम हो और क्यूएसपी ज्यादा हो, तो हम कहते हैं कि वहां पर क्या बनने के चांसेस हैं, प्रेसिपिटेट। सही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्यूसी और आपके पास केसी वाली बात थी। लेकिन यहाँ पर आपसे इसके न्यूमेरिकल थोड़े से क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि पहले कॉन्सेंट्रेशन निकालो और फिर ये, तो विदाउट कैलकुलेटर ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको ये बात याद रखनी है कि आपसे कभी ये पूछा जाए कि भाई सॉल्यूशन ए की जो है वो आपके पास जो है वो वैल्यू ये है और सॉल्यूशन बी की वैल्यू ये है और केएसपी ये है, तो आपने क्या किया, हम सबको आपस में कंपेयर करके देखा कि कैटाइन एनाइन का प्रोडक्ट क्या है और केएसपी से रिलेटेड बात क्या है। सही, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैंने आपसे कहा मैंने AgNO3 लिया है और मैंने यहाँ पर जो है वो HCl लिया, और इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद क्या बनेगा, AgCl। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बताओ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट होगा या फिर नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे सिल्वर क्लोराइड का क्या चाहिए, KSP। मुझे सिल्वर क्लोराइड में से किसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, सिल्वर आयन। और क्या चाहिए, क्लोराइड का। और जब ये आ जाएगा तो आप उसको आपस में कंपेयर करके देखेंगे और बताएंगे कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा या फिर नहीं। इज दैट क्लियर। सही है, तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ केएसपी। अच्छा, आपने ये केएसपी एक और फॉर्म में भी पढ़ा हुआ है, और वो फॉर्म आपके पास कहलाती है क्या, कॉमन आयन इफेक्ट से। किससे रिलेटेड आता है वो, कॉमन आयन इफेक्ट। चलिए शायद नाम सुना, सो आपने सॉल्ट एनालिसिस किया है ना, तो वहां पर आप डिफरेंट रिएजेंट्स को ऐड करते हैं, प्रेसिपिटेट बन रहा है नहीं बन रहा है, तो वो किस वजह से हमें पता चला है, इस केएसपी की एप्लीकेशन से रिलेटेड। यानी ये मुझे बताता है कि केएसपी की वैल्यू मुझे बताता है कि अगर हम दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं तो क्या वहां पर कोई नया प्रोडक्ट बनने के चांस है, और अगर है तो क्या वहां पर प्रेसिपिटेट तो नहीं बन जाएगा। और अगर प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो हमें पहले से ही कैलकुलेशन से पता चल जाएगा। तो जब हम इंडस्ट्रीज में बड़े लेवल पर मिलियंस लीटर्स के अंदर सॉल्यूशंस की मिक्सिंग कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अ न्यू थिंग, हम पहले ही कैलकुलेशन करके चेक कर लेते हैं कि क्या इनकी मिक्सिंग से प्रेसिपिटेट तो नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो फिर हम उस रिएक्शन को, अगर हमारे सूटेबल नहीं है तो हम नहीं करवाते। सही है, दैट इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ केएसपी। लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, इस कॉमन आयन इफेक्ट के लिए ना आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा सॉल्युबल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया NaCl
और हम सब जानते हैं इसकी सॉलिबिलिटी क्या है, गुड है। ये बड़ी जल्दी आयनाइज हो जाएगा और कंप्लीटली सॉलिड है, यानी कि इसका एक्वस सोल्यूशन। सही है। अब क्या हुआ, जरा और से सुनिए। और एक मेरे पास AgCl है, हम सब जानते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि सिल्वर आयन और क्या है, क्लोराइड है। और से सुनना मेरी बात। मेरे पास एक कंटेनर है ना, सिल्वर क्लोराइड को हमने क्या करवाया है, हमने उसे डिसॉल्व। फिर मैंने क्या किया, उसी कंटेनर में स्मॉल क्वांटिटी किसकी ऐड कर दी, सोडियम क्लोराइड। किसको ऐड कर दिया, सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब है सॉल्यूशन में एट अ टाइम दोनों आयोनाइज हो रहे हैं, लेकिन किसकी आयोनाइजेशन अच्छी है, NaCl कंप्लीटली हो जाएगा, और किसकी आयोनाइजेशन अच्छी नहीं है, AgCl। इसका मतलब इसमें कॉमन आयन क्या है, क्लोराइड। और हमने कल ही पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू ली चार्टर्स प्रिंसिपल, अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड। इसका मतलब इसकी सॉलिबिलिटी मजीद क्या हो रही है, सप्रेस। बात समझ आई क्या कहा मैंने, इससे रिलेटेड बात नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कंप्लीटली आयनाइज हो गया। लेकिन अगर आपके पास कोई स्पैनिकली सॉल्युबल सॉल्ट है और आप उसके अंदर एक सॉल्युबल सॉल्ट ऐड करते हैं, ये सोचकर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तो बजाय बढ़ने के उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, that whole process is known as common ion effect। सही है, यानी आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, मोर क्लोराइड, और उन्होंने इक्विलिब्रियम को कहाँ शिफ्ट कर दिया, रिवर्स। यानी बजाय से कि हम ये समझें सिल्वर क्लोराइड ज्यादा सॉल्युबल है, वो क्या मजीद होना शुरू हो गया तब, इसीलिए वो यहाँ पे क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट। सही है, यानी वो प्रेसिपिटेशन भी होगी। अच्छा, ये काम आपने टेक्निकली ना परफॉर्म भी किया। और सबसे मजेदार बात यह है कि अभी रिसेंटली प्रैक्टिकल्स में ही परफॉर्म की। कैसे, सॉल्ट एनालिसिस में, जो कि एक्चुअली इस पूरे टॉपिक को अगर हम कहीं पर केमिस्ट्री का अप्लाई करते हैं ना, तो वो कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब यही है कि हमने ये सॉल्यूशन ऐड किया तो येलो कलर आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएंगे, ये सब कहलाते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। और इसमें से आपने अभी रिसेंटली सेकेंड ईयर में क्या कंप्लीट किया है, सॉल्ट एनालिसिस, जिसमें आपके पास सॉल्ट में क्या क्या मौजूद है, एनाइन और क्या मौजूद है, कैटायन। एनाइन के 3 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड सही, फिर इसी तरह 2 और फिर 3। और कैटाइन के ग्रुप 1 से लेकर कहां तक होते हैं, ग्रुप 6। मैं यहाँ ग्रुप 2 की बात करती हूँ, इसकी बात करिए ग्रुप 2। वहां पर आपके पास क्या है, वहां पर आपके पास H2S ग्रुप रिएजेंट है, और ये डिसोसिएट हुआ है किसमें, 2H प्लस एंड S माइनस। सल्फाइड की फॉर्म में हम कहते हैं कि ब्लैक प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, तो हम कहते हैं हाँ जी ग्रुप प्रेजेंट है, उसके आयंस मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ आपने पहले से इसके अंदर क्या लिया हुआ होता है, HCl। दोनों की सॉलिबिलिटी को कंपेयर करो तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं इसमें से गुड सॉलिबिलिटी या गुड सॉलिबिलिटी किसकी है, HCl। इसमें कॉमन आयन बना, इस वक्त उस सॉल्यूशन में क्या है, कॉमन आयन हाइड्रोजन। तो फर्क किसी में नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क क्या होगा, ये रिएक्शन कहाँ चले गया, अब जितना हो चुका था वो तो सल्फाइड बन गया, और इसके साथ अगर कैटायन क्या कर देता है, प्रेसिपिटेट बनाता है। लेकिन इस कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन कहाँ चला जाता है, बैकवर्ड, और फर्दर सॉलिबिलिटी को क्या कर देता है, सब्सटेंस। सही है, यानी डिक्रीज इन आयनाइजेशन ऑफ स्पैनिकली सॉल्युबल सॉल्ट, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कॉमन आयन। क्या ये बात सबको समझ आ रही है, डिक्रीज ही होगा। सही है, और कभी कभार इंक्रीज भी ऐसे हो सकता है, जैसे मैं आपके सामने एक बात करती हूँ, ग्रुप आई, ग्रुप 2 में आप ये बात करते हैं, ग्रुप 4 में आप क्या कर रहे होते हैं, आप वहां पे लेते हैं NH4OH। सही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है,
प्रिंसिपल क्या कहता है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी या फॉरवर्ड? केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद मैं पढ़ाऊंगी आपको एसिड बेसिक सॉल्ट्स, ताकि आपको आयनाइजेशन का प्रोसेस अब सही समझ में आए। सही है, ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको याद होगा हमने बहुत शुरू में थर्मल केमिस्ट्री और अपने ऑक्सीडेशन स्टेट यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर ली थी। तो अब हमारे पास टॉपिक दिन ब दिन कम हो रहे हैं, हमारे लिए तो आसानी हो रही है, लेकिन आप लोगों के लिए पढ़ने का टॉपिक क्या है, बढ़ गया है। सही है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें मजीद बात नहीं करूंगी, लेकिन थर्मो में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम एक दिन जरूर बैठ के बात कर लेंगे। अतः और आप लोग भी तब तक ढूंढ के रख लीजिएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं है। सही है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। बोर्ड पे लिखना बनता है आप लोगों का। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के अंदर सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मैंने कंपेयर करना शुरू किया फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसके लिए कंपेयर कर रहे हैं, ये बात याद रखें। जब मैंने आपसे कहा कंपेयर, तो इसका मतलब है कि वहां सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं और डिसिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं। सही है। आपसे मैं कहूँगा एसिड के लिए टाइप या एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज, तो आपने सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखी एसिड बेस क्या होता है, सॉर और बेस क्या होता है। आवाज नहीं आई आप लोगों की। बिटर। सही। नेक्स्ट वन, यस, फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब
कौन सा सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं? एक्वस, यानी वाटर के अंदर क्या करते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। यस, बेस भी क्या करते हैं? फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन, यानी ये नॉन एक्वस मीडियम के अंदर डिसॉल्व नहीं है। सही है, आयोनाइज इन एक्वस मीडियम। यस, एक्वस मीडियम में क्या हो जाते हैं? आयोनाइज। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये भी आयोनाइज होगा, तो आप कहेंगे यस, आयोनाइज इन एक्वस मीडियम। सही है। फिर आते हैं यहाँ पर, मैं आपसे कहूँ कि पीएच क्या होती है, तो आप कहेंगे इसकी पीएच क्या होती है? लेस देन 7। और अगर मैं बेस के लिए बात करूँ तो आप कहेंगे पीएच इज ग्रेटर देन 7। यानी मैंने साथ साथ आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, वो क्या है? पीएच स्केल का। पीएच स्केल हमें क्या करता है? रैंडमली बता देता है, 0 से वैल्यू स्टार्ट है, देन 7 है, देन 14 है। यानी 0 से लेकर और 6 तक जो कुछ है वो क्या है? एसिडिक। और 8 से लेकर और 14 तक जो कुछ भी है वो क्या है? बेसिक। और 7 क्या कहलाएगा बेटे? न्यूट्रल। सही, ये हमें याद रखना है। अब पीएच को फाइंड आउट करने के ना डिफरेंट तरीके हैं। पीएच पेपर रफली बता देता है, एसिड है या फिर बेस है, कलर चेंज है। पीएच मीटर हमें सही बताता है अप टू 2 और 1 डेसिमल प्लेस के पीएच 7.1 है या 7.5 है या 7.9 है। सही है, जबकि हमें सिर्फ लिटमस पेपर या पीएच पेपर ये बता देगा कि पीएच 7 है, और उसका कलर कभी डार्क हो रहा है, कभी शार्प हो रहा है, कभी कम हो रहा है। लेकिन अगर 7.1 है तो इसका मतलब है यस वो न्यूट्रल है। लेकिन अगर किसी की पीएच 7.9 आ रही होगी पीएच मीटर के ऊपर, तो हम समझ सकते हैं कि वो अब न्यूट्रल नहीं रहा, स्लाइटली क्या हो गया है? अल्कलाइन या बेसिक। अच्छा, फिर एक और बात, ये जितने भी एसिड्स हैं ना, it turns blue litmus into red। वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा? रेड। तो फिर आप मुझे बताएंगे कि यहाँ बेस में क्या काम हो रहा होगा? यानी यहाँ पर रेड जो है वो लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू। सही है, जहां पर रेड कलर नजर आएगा लिटमस पेपर का वो एसिड, और जहां पर ब्लू कलर आएगा वो क्या होगा? बेस। अच्छा, अब डिफरेंट साइंटिस्ट है ना, डिफरेंट थ्योरीज दी हैं, और उन थ्योरीज को पढ़ाने से पहले मैं आपको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये बेसिक केमिस्ट्री में आता है और आपके पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज बेसिक केमिस्ट्री से सवाल जरूर उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है मैंने एसिड बेस, चाहे वो ओ लेवल से रिलेटेड स्टूडेंट हो या एक आम बोर्ड से हो या आपसे बोर्ड के स्टूडेंट है, आप सब ने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ा होता है। तो एक ऐसा टॉपिक बन गया है जो सबने पढ़ा है, तो वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं आपसे पहली प्रॉपर्टी विद बेस। एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? रिएक्ट्स विद बेस। अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर जाए तो क्या बनना चाहिए बेटा? सॉल्ट। और प्लस क्या बनना चाहिए? वाटर। सही है, आप सिर्फ इसे रिएक्शन में बेस नहीं कहते हैं, एक और भी नाम है इसका, और क्या नाम कहलाएगा? न्यूट्रलाइजेशन। सही है, क्या नाम कहलाएगा बेटा? न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। जब मैंने आपसे कहा कि एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर से रिलेटेड बात की जाए, तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा यहाँ पर बात करते हैं, तो जरा देखिएगा, मुझे बताइएगा कि सेकंड वन मैंने लिखा रिएक्शन विद मेटल। एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? मेटल। सही है, तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करें तो आपके पास क्या बनता है? सॉल्ट, और प्लस कौन सी गैस सेपरेट होती है? हाइड्रोजन। सही है, यानी कौन सी गैस आप कहेंगे, तो मैं एक एग्जांपल पे लिख सकती हूँ, मैंने लिखा HCl और मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम मेटल, बनेगा क्या? MgCl2 प्लस क्या बनेगा? H2, और आपने इक्वेशन को बैलेंस किया क्या लगाकर? 2 लगा। नेक्स्ट वन, अगर मैं आपसे कहूँ रिएक्शन विद कार्बोनेट,
यानी एसिड कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है? कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। सही है, ये रहा एसिड। और मैं इसको अगर किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाऊं तो सॉल्ट बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और प्लस क्या होता है? H2। सही है। अच्छा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस बनती है ना, वो बनने के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि वहां पर एफरवेसेंस क्या तो नजर आएंगे, या फिर अगर उस कंटेनर के अंदर लाइटेड स्प्रेड एंटर किया जाए तो एक पॉपअप साउंड क्रिएट होगा, तो हम हाइड्रोजन गैस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एसिड है HCl और मैंने सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर ले लिया, तो सॉल्ट क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? NaCl प्लस क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन क्या बनेगा? H2। इक्वेशन को जानना है, आप बैलेंस करना आता हूँ इक्वेशन को, बैलेंस फॉर्म में बता दिया। सही है, लेकिन हमसे तो एमसीक्यूज में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन एक अलग क्राइटेरिया है और रिएक्शन कंप्लीशन एक अलग क्राइटेरिया है, तो हमें पता होना चाहिए कि करेक्ट इक्वेशन कौन सी है। नेक्स्ट वन, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट भी कोई बहुत ही डिफरेंट नहीं है, बल्कि आपके पास एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या बनता है? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है? वाटर। यानी हमें एक ट्रिक समझ में आ गई, अगर मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस, लेकिन अगर कोई कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है तो वहां पर कौन सी गैस इवॉल्व होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब जरा देखते हैं, यहाँ पर HCl लिखा मैंने, मेटल बाइकार्बोनेट में मैंने लिख दिया NaHCO3। और यहाँ सॉल्ट क्या बन रहा होगा अगर मैं आपसे कहूँ? दैट इज NaCl प्लस क्या बनेगा? CO2 प्लस क्या बनेगा? H2। इसलिए मैं आपको हर इक्वेशन की ना मेन जनरल इक्वेशन बता रही हूँ कि आपको याद। नेक्स्ट वन रिएक्शन जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो बेसिस से रिलेटेड है, और वो कुछ इस तरह का है, रिएक्शन विद, यानी बेस रिएक्ट करें। और क्या रिएक्ट करें? रिएक्शन विद, अगर आपसे बात की जाए, और मैंने यहाँ पे लिखा अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट किसे कहा जाता है? जहां पर आपके पास कौन सा सब्सटेंस नजर आएगा? NH4। बोर्ड पर देखिए और मुझे बताइए, मैंने यहाँ लिखा बेस प्लस अमोनियम सॉल्ट प्लस क्या बनेगा? न्यू सॉल्ट बनेगा। कौन सी गैस इवॉल्व होगी? अमोनिया, और क्या बनेगा? H2। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने बेस लिखा NaOH और यहाँ पे लिखा NH4Cl। क्या बन रहा है मैं उससे कहूँ तो आप कहेंगे NaCl प्लस क्या बनेगा? NH3 प्लस क्या बनेगा? H2। सही है, और इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब कोई आपसे ये कहेगा कि अच्छा बेस जो है वो विद एसिड भी रिएक्ट करता है, तो यस बिल्कुल रिएक्ट करता है भाई, बहुत आसानी से रिएक्ट करता है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे, बनेगा हमेशा क्या? सॉल्ट प्लस। क्लियर है? नोट डाउन करें।
मेरी पिक्चर नेक्स्ट theories related to the acid and bases. First one जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, that theory is known as Arrhenius theory. इसको आप Arrhenius concept भी कह सकते हैं. सही है, हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं सबसे पहले Arrhenius theory. Arrhenius theory मुझे ये बताती है कि एसिड वो होगा जो क्या देगा, which gives hydrogen ions in aqueous medium, और बेस वो होगा जो क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयंस एंड एक्वस मीडियम. एसिड देगा हाइड्रोजन आयन और बेस क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन. सही है. अच्छा ये भी याद रखना है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल, ये इसकी लिमिटेशन भी है. अभी से बता रही हूँ मैं आपको, लिमिटेशन में क्या बताया, ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्वस मीडियम, यानी वो सब्सटेंस जो सिर्फ किसके अंदर डिसॉल्व होंगे, वाटर में, सिर्फ उसी के लिए बात की जा रही है. इसका मतलब है नॉन एक्वस मीडियम इसके अंदर कंसीडर नहीं. अगर मैं आर्मीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एग्जांपल देना शुरू करूं तो इसका मतलब है ये रहा HCl और आपने जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया तो इट बिकम्स आयनाइज और फिर क्या देगा H+ और Cl-. अच्छा इसके अकॉर्डिंग हमें ये भी याद रखना है कि इसका मतलब सिर्फ जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है बस वही एसिड और बेस है, बाकी तो आपके पास कोई एसिड और बेस मौजूद नहीं है. ये रहा सल्फ्यूरिक. और अगर मैं आपसे कहूँ NaOH और KOH तो आप कहेंगे यस ये भी हम पहचान सकते हैं. और क्या होगा यहाँ Na+ और फिर क्या बनेगा OH-. यानी गैस कंसर्न. लेकिन इसकी एक लिमिटेशन बताने के बाद, यहाँ से देखने के बाद हमें एक और बात भी पता चली. जरा और से देखिएगा, इस पर एक ऑब्जेक्शन भी आया. एक मॉलिक्यूल लिखा है मैंने आपके सामने, क्या लिखा है NH3. जब हमने इसको पीएच तो छोड़ दें, जब हमने इसके अंदर लिटमस, इसके एक्वस सॉल्यूशन में लिटमस पेपर ही डाला ना तो वहां पर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट रहा और ब्लू ब्लू में ही रहा. इसका मतलब ये तो हाइड्रोजन आयन रखता है तो इसे किसके जैसा होना चाहिए था, एसिड. लेकिन ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, बेस. तो आपके पास आर्मीनियस, आपके पास इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं. यानी मुझे ये सवाल हुआ कि व्हाट अबाउट द अदर केमिकल्स इन व्हिच द हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर नॉट प्रेजेंट. तो उनकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी कि उनका एसिडिक मीडियम क्या है और उनका बेसिक मीडियम क्या है. सही है. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के एक्वस मीडियम में जब हम इसे फाइंड आउट करने के लिए गए तो कोई ना हाइड्रोजन है और ना OH है, लेकिन फिर भी एसिडिक पीएच देता है. तो ऐसी एक्सप्लेनेशन हमारे पास किसके अकॉर्डिंग नहीं थी, आर्मीनियस. जब ये इसे जस्टिफाई नहीं कर सका तो सेकंड थ्योरी की तरफ हमें जाना पड़ा और वो कहलाती है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट. सही है ना. हम किस थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट. अच्छा जिस तरह ये आर्मीनियस थ्योरी हमें ये बताता है कि ये एक्वस मीडियम के अंदर है, इसी तरह ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी जिस चीज से रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, प्रोटॉन. और उसने प्रोटॉन का सिंबल क्या माना है, H+. सही है. H+ क्यों माना है, अगर मैं आपसे कहूँ ना ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, इसके अंदर 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है तो आप कहेंगे बिल्कुल सही. और इसके वैलेंस शेल के अंदर क्या मौजूद है, 1 इलेक्ट्रॉन. लेकिन अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए तो अब इसके पास सिर्फ क्या मौजूद है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन. इसीलिए H+ को आप किसका सिंबल लेते हैं, प्रोटॉन. सही. अच्छा अब आगे बढ़ते हैं. इसके अकॉर्डिंग एसिड जो होगा वो है प्रोटॉन डोनर.
और जो बेस होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। सही क्या कहा मैंने, जरा दोबारा बता दें। एसिड कौन है, प्रोटॉन होता है, और बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। अच्छा, अब जो एसिड और बेस की बात हुई ना, ये एक खास बात है कि दे बोथ विल बी प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। चलिए क्या होना चाहिए, प्रेजेंट साइमल्टेनियसली का मतलब अगर एसिड है वो डोनेट कर रहा हो तो बेस उसी वक्त होना चाहिए, और अगर बेस है तो उसी वक्त क्या होना चाहिए, एसिड। अब आते हैं आगे एग्जाम्पल पर। मैंने यहाँ लिखा HCl और फिर मैंने यहाँ लिखा वाटर, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सिर्फ आप एक्वियस के अंदर जान नहीं छुड़ा सकते हैं, वाटर यहाँ पर अपना एक रोल, एक इम्पोर्टेंट प्ले कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसमें ये प्रोडक्ट मिलते हैं H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और Cl माइनस क्लोराइड आयन। इसका मतलब हमें वो देखकर अंदाजा हुआ कि यहाँ से एक H यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब ये प्रोटॉन क्या है, डोनर। तो अगर ये प्रोटॉन डोनर है तो ये क्या बनेगा, एसिड। और वाटर क्या है, वाटर यहाँ पर एक प्रोटॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट। और अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब है वो क्या होगा, बेस। कहानी उसने यहाँ पर सिर्फ खत्म नहीं की, उसने कहा एसिड से जो बाकी बनेगा वो इसका ऑपोजिट वो कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। और जो बेस से बाकी बन रहा है वो आपके पास क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। यानी एसिड का ऑपोजिट क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस, और बेस का ऑपोजिट क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। फिर इसने हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व की जो आज है साहब नहीं कर सके। क्या था वो सिंपल है, अगर आप गौर से देखें। जब ये अमोनिया को हमने वाटर में डिसॉल्व किया ना तो यहाँ पर ये बनता है एक NH4, यहाँ पे क्या है प्लस, और फिर बना एक OH माइनस। इसका मतलब किसने किसको प्रोटॉन दिया है, वाटर ने अपना एक प्रोटॉन यहाँ पर दिया है, तो इसका मतलब है ये क्या बना, प्रोटॉन डोनर। और डोनर का मतलब ये क्या है, एसिड, और एसिड का ऑपोजिट क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली मैं आपसे कहूँ अमोनिया क्या है तो आप कहेंगे मिस प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो इसका मतलब है वो क्या बना रहा है, बेस, और बेस से जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। इसका मतलब जो चीज हमें आर्गेनियन से ही समझा सका था वो किसने समझाई, ब्रॉन्स्टड एंड लॉरी। लेकिन इसकी लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है पहले ही बता दिए मैंने आपको। लिमिटेशन ये है कि साइमल्टेनियसली मौजूद होना चाहिए, और क्या मौजूद होना चाहिए, साइमल्टेनियसली एसिड एंड बेस। यानी HCl तब एसिड होगा जब ये अपना प्रोटॉन किसी को डोनेट करेगा और इसका कोई प्रोटॉन देने वाला उस सॉल्यूशन में मौजूद है, तब ये एसिड है। दूसरी एक और बात, ये अभी तक हमें जस्टिफाई नहीं कर सका व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड बिहेव लाइक द एसिड, या हमें ये भी नहीं बता सका कि व्हाई एल्युमिनियम क्लोराइड बिहेव लाइक द जो है एसिडिक और बेसिक जो भी प्रॉपर्टीज की आ रही है, इसमें हमें इससे रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बताया। कोई बताएगा थर्ड वन थ्योरी क्या है? चलिए तो उसको मैं तब बताऊंगी जब आप इसको प्रोग्राम करेंगे, और फिर हम लेवल्स थ्योरी पर।
कांस्टेंट लॉन्ग में ये H2 हम बेस भी है और H2 दोनों नीचे और यहाँ से उसने हमने एक और जब मैं लेविस थ्योरी स्टार्ट करूंगी तो मैं यकीनन अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करूंगी कि इसने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया और क्या कॉन्सेप्ट था इस थ्योरी का एम्फोटेरिक सब्सटेंस यानी इसने वाटर को क्या बताया है एम्फोटेरिक और एम्फोटेरिक क्या होता है व्हिच कैन बिहेव बोथ लाइक एसिडिक एंड बेसिक Oh my God. Lewis theory. Lewis theory actually related to the electron pairs. सही किससे रिलेटेड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर से रिलेटेड डोनर और एक्सेप्टर यानी जो बेस होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा डोनर और जो एसिड होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा एक्सेप्टर अच्छा ये सिर्फ एसिड ही नहीं कहते हैं इसका पूरा नाम है लेविस एसिड और क्या है लेविस बेस इसके अकॉर्डिंग जो जितने भी लेविस बेस होंगे ना वो क्या होंगे वहां पर लोन पेयर मौजूद होगा यानी इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होगा इसके अकॉर्डिंग लेविस बेस वही होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है चलो जरा देखते हैं यहाँ पर ये रहा अमोनिया जानबूझकर मैं डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बना रही हूँ ताकि अगर एग्जाम में ये इक्वेशन है आपको मार्किंग के लिए आ जाए कि बताओ कौन डोनर है और कौन एक्सेप्टर तो आपको पहचानना आना चाहिए अमोनिया क्लोरीन के साथ यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ इस मॉलिक्यूल में अपनी प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट कर रहा है अगर आप गौर से देखें ना मेरी बात को तो ये रहा वैलेंस शेल के दो इलेक्ट्रॉन फिर ये रहे दो इलेक्ट्रॉन फिर ये रहे दो इलेक्ट्रॉन तो कितना हुआ 6 इसे अपना पेयर कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या जरूरत है अब देखिए कौन दे रहा है डोनर कौन है और इसका मतलब ये क्या है बेस सही है और आपके पास यहाँ पर यानी सबकी अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन थी ऐसा नहीं कि किसी ने अमोनिया को एसिड कह दिया नो अमोनिया को शुरू से आर्गेनियस बनाने से कहा प्रोस्टेटॉलिन ने बेसिक बेस कहा और लेविस ने कहा और ये क्या है लेविस एसिड अब इस लोन पेयर की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड तो मैं आपके लिए डायग्राम आसान कर देती हूँ यहाँ एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है यहाँ एक बॉन्ड है और यहाँ पर भी एक बॉन्ड यहाँ फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी अब मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना रही लेकिन इसका मतलब ये है
कि नाइट्रोजन से बोरॉन तक आते आते इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो रहा है यहाँ पर शेयरिंग में, और आप कहते हैं यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन दिस वन इज द टेम्पलेट, ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास यहाँ पर किसी रिएक्शन में ये मौजूद है। अच्छा एग्जाम्पल AlCl3 है, AlCl3 एल्युमिनियम ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, और क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। अब मैं आपसे पूछूंगी और आप लोग मुझे बताएंगे कि बताओ इस ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब है अगर ये एक्सेप्टर है, अगर ये एक्सेप्टर है तो ये किसके तौर पर बिहेव करेगा, लेविस। सही है, तो आप लोग ने जो बेंजीन में वो रिएक्शन पढ़ता है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वहां पर FeCl3 और AlCl3, और आप कहते हैं वहां पर ये किसके तौर पर बिहेव कर रहा है, लेविस एसिड, या लेविस एसिड व्हिच कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, नोट डाउन करने से। ये यहाँ पे बनाया है NH3 और ये भी जो फ्लोरिल बॉन्ड आपने जो बनाया है इसका ये प्रोडक्ट जो बना है ये अनस्टेबल। जी, ये ज्यादा देर तक नहीं आएगा ना, शेयरिंग शेयरिंग ऑफ लोन पे आएगा, जब जरूरत होगी बस तभी करेगा, अदरवाइज नहीं। इसको लिमिटेशन जी, लिमिटेशंस यूएसपी लेवल्स के लिए बस वही है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, बस वही एप्लीकेबल है। जिनके पास नहीं है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, फॉर एग्जांपल NaOH HCl, वो से एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो उसे आर्गेनियस में बताते हैं। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर पीएच, जिसका फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीओएच माइनस log of hydroxide ion, pH plus pOH equals to 40, और हाइड्रोजन आयन into hydroxide ion concentration equals to 1 10 to power minus 40।
अब देखो हमारे पास फॉर्मूलाज लिखे हैं। पीएच का फॉर्मूला क्या है? माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन। पीओएच का फॉर्मूला क्या है? माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अब अगर मुझे पीएच और पीओएच का कॉम्बिनेशन देखना है तो वो किसके बराबर होता है? 40। सही। और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है? 1 into 10 to the power minus 40। ये बड़े आसान से फॉर्मूलाज हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन को 1 लिखूं और मैं आपसे कहूं फाइंड पीएच एंड पीओएच ऑफ फॉलोइंग। सही है। नंबर 1 0.0001 मोलर HCl। सही है। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुत आसान सी बात है। इस HCl में एक ही हाइड्रोजन आयन मौजूद है और उस हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 0.0001। मैं इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लेकर आऊं तो हम जानते हैं क्या बनेगा। सही है। इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 into 10 to the power minus 4। मैं इसको 1 नाम में लिखूं, 10 to the power minus 4 लिखूं। बाकी बात बहुत आसान है। pH इक्वल्स टू माइनस लॉग, और यहाँ पे क्या लिखा? 10 टू पावर माइनस 4। लॉग 10 किसके बराबर होता है? हम सब जानते हैं किसके बराबर है? 1 के। सही। तो इसका मतलब है pH इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर क्या आएगा? -4। pH इक्वल्स टू +4। इसका मतलब आपके पास pH तो आ गई +4, और जब मैं आपसे कहूँ मुझे इसकी pOH बता दें तो आप कहेंगे pOH इक्वल्स टू 40 -4 इक्वल्स टू 10। सही है। इस तरह का विदाउट कैलकुलेटर एमसीक्यू आता है। अगर कैलकुलेटर वाले आपके पास कोई न्यूमेरिकल आते हैं तो यकीनन वहां पर लॉग की वैल्यू आपको किससे फाइंड आउट करनी पड़ेगी? कैलकुलेटर। आपके लिए बहुत आसान। यानी वो वैल्यू इस तरह की होगी, वो वैल्यू इस तरह से हो सकती है 2.5 10 to power -9 मोलर NaOH। इससे आप पहले क्या निकाल रहे होंगे? इससे आप पहले निकालेंगे क्या? पीओएच। सही है। और फिर पीओएच निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे? पीएच। इस तरह आपके पास आंसर्स आपको मार्क करने पड़े। लेकिन पार्ट सी में अगर ये है कि आपसे कहा गया कि इन आ सॉल्यूशन, और क्या कहा गया? इन आ सॉल्यूशन, और मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि 2 एक्सपोनेंट -9 मोलर HNO3 present with base. Find hydroxide ion concentration. सही है। इसका मतलब बहुत आसान है कि आपके पास यहाँ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? मैंने आपसे कही तो आपने कहा 2 एक्सपोनेंट क्या है? माइनस। सही। और आपके पास फॉर्मूला नजर आ रहा होगा क्या है? H प्लस और फिर क्या है? OH माइनस equals to what? 10 to power -14। फिर 10 to power -14 भी कह सकते हैं। 1 into 10 to power -14 भी कह सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 2 एक्सपोनेंट -9। यहाँ पर वो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। सही। सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और मुझे लगता है कि आगे की कहानी आपको समझ आएगी। 2 एक्सपोनेंट -9, 1 को 2 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा? 0.5, और 10 टू पावर क्या आएगा? -14 प्लस जो भी आंसर है वो आपके पास इसका आंसर। यानी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, yes you can find out the pH, pOH as well as the hydrogen and hydroxide ion concentration। सही है। और जहाँ कैलकुलेटर अलाउड है जिस यूनिवर्सिटी के अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पहले नोट डाउन करें।
इस एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। मतलब कि सॉल्ट का भी pH लेवल तकरीबन 7 के स्केल पे अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो pH लेवल 7 होगा, लेकिन अगर दोनों में से एसिड स्ट्रॉन्ग है तो pH लेवल 7 से कम। और अगर एसिड बेस में से बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो इसका मतलब है pH लेवल 7 से ग्रेटर है। हाँ भाई कोई भी क्या अच्छा अब आता है हम आगे। इसके आगे भी हमारी है कुछ बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड, लेकिन बफर को हम तब पढ़ेंगे जब हम सॉल्ट्स की बात करते हैं। सही है, सॉल्ट्स क्या होते हैं? आयोडीन कंपाउंड्स। और आयोडीन कंपाउंड का मतलब वहां पे कौन कौन से आयंस मौजूद हैं? कैटायंस और एनायंस। कैटायन यूजुअली कहाँ और कौन से एलिमेंट से बनते हैं? मेटल से। और एनायंस कहाँ से बनते हैं? नॉन मेटल्स। सही है। अच्छा अब जब मैं सॉल्ट्स की मजीद बात करूँ ना तो सॉल्ट आपके पास प्योर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और अगर सॉलिड फॉर्म है तो इसका मतलब है हार्ड है, कॉम्पैक्ट है और आपके पास क्लोजली क्या है? पैक्ड है। तो ये क्या है? हार्ड है, कॉम्पैक्ट है और क्या है? क्लोजली पैक्ड। अच्छा फिर अगर मैं आपसे यहाँ पर और मजीद बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर ये भी हो सकता है कि हम यहाँ सॉल्ट्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ लें। और सॉल्ट्स की टाइप अगर मैं आपसे कहूँ तो कहा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। सही। और ऑन द बेसिस ऑफ पीएच में आपके पास पहला सॉल्ट अगर मैंने आपसे कहा एसिडिक, तो एसिडिक सॉल्ट का मतलब है पीएच लेस देन क्या होती है? 7। और आपके पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या होगा? एसिड प्लस वीक क्या होगा? बेस। तो आपके पास कौन सा सॉल्ट बनेगा? एसिडिक सॉल्ट। अच्छा फिर मैं आपसे कहूँ बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कब बनता है? जब आपके पास पीएच ग्रेटर होती है किससे? 7। और वहां पर कौन स्ट्रॉन्ग होगा? स्ट्रॉन्ग होगा बेस और वीक कौन होगा? एसिड। इसी टेबल सॉल्ट एसिड सॉल्ट जी टेबल सॉल्ट नहीं, वो नॉर्मल सॉल्ट। तो बेस लेवल में नॉर्मल सॉल्ट होता है आपके पास एक ऐसा सॉल्ट जिसमें पीएच किसके इक्वल है? 7। और उसके अंदर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से बनता है, दैट इज व्हाई नॉर्मल सॉल्ट। अच्छा फिर आपके पास अगर मैंने आपसे कहा कि नॉर्मल सॉल्ट, तो अक्सर इस नॉर्मल सॉल्ट को हम न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं। सही है? क्या कह रहे हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों कह रहे हैं? इसके बराबर है 7। सही। अच्छा फिर एक और बात आपको याद रखनी है कि जब हम सॉल्ट से रिलेटेड बात करें ना तो हमारे जहन में ये रहे कि सारे सॉल्ट सॉल्युबल नहीं हो, बल्कि क्या होते हैं? या तो होंगे, अभी मैंने केमिस्ट्री में बात यहीं से शुरू की, या तो होंगे सॉल्युबल और फिर क्या होंगे? इनसॉल्युबल। सही है। और उसकी एक और टाइप भी है जो आपके पास क्या कहलाती है?
sparingly soluble salt. सही है, क्या कहलाएगी? sparingly soluble salt. सही, तो हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास क्या हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट क्लास तक मैं आपको यहाँ केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड एक वर्कशीट देती हूँ जो आप सॉल्व करके मुझे दिखाएं लास्ट में. सही है, ये लीजिए. इस क्लास की क्लास में सैटरडे है ना, सैटरडे इस बार मेरी क्लास नहीं होगी आपके साथ, लेकिन सैटरडे मेरी आपके साथ क्लास है और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर क्लास है. सही है मैडम. तो अब हमारा ऑफिशियली क्या रहता है, अब हमारा ऑफिशियली सोल्यूशन, अभी इसका थोड़ा टॉपिक बाकी है बफर वगैरह, फिर हम सोल्यूशन एंड क्लोराइड पढ़ेंगे और थर्मो और इलेक्ट्रो को हम एक बार रिकॉल करके. सही है, क्योंकि वो हम पहले देख चुके थे, लेकिन फिर भी आपको रिकॉल करवाना जरूरी है. इज दैट क्लियर? थैंक यू.